मेरा नाम खुर्रम बट है। मुझसे छोटे मुझे बट साहब और हम असर बट ओए कहकर बुलाते हैं। मैं एक ठेकेदार हूँ। चंद साल पहले मुझे शहर से दूर जंगल नुमा गांव में किसी काम के सिलसिले में कुछ अरसा के लिए जाना पड़ा। बिल्कुल अनजान सा इलाका था। कम ही लोगों की रिहाइश थी वहां। मुझे एक मुनासिब सा कमरा रहने को मिला। एक बंदे के लिए ठीक ही था। जरूरियाती जिंदगी की चीजें मुहैया थी। मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर वहां आ गया। मैं फितरतन चीजों की गहराई में जाकर जानने का आदी था। कमरे का मैंने बगौर जायजा लिया। सामान एक तरफ रखा। मेरे साथ वहां का एक आदमी भी था जो मुझे चाय पानी का पूछ कर और चंद जरूरी बातें बताकर चला गया। मेरे कमरे से पहले कुछ सीढ़ियां थी, फिर कमरे का दरवाजा था। यानी जरा ऊंचाई पर यह रिहायशी कमरा था। सीढ़ियों पर ही एक तरफ बाथरूम का दरवाजा था। आसपास ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं चारपाई पर कुछ देर लेट गया और आगे का प्लान बनाने लगा। शाम की सुर्खी आसमान पर फैल चुकी थी। कमरे में एक खिड़की थी जिसका पर्दा हटा हुआ था। आसमान की सुर्खी मुझे उसी खिड़की से दिखाई दे रही थी। अक्टूबर का मौसम था। ना ज्यादा सर्दी थी ना गर्मी। मैं कुछ देर यूं ही साकत लेटा रहा, फिर एकदम उठा और खिड़की खोलकर हर तरफ का जायजा लेने लगा। मैं रात के अंधेरे से पहले इस माहौल को समझना चाह रहा था। मैंने देखा इसके पास काफी लंबे लंबे दरख्त हैं। दूर दूर तक कई तरह की खारदार झाड़ियां और मुख्तलिफ तरह के पौधे हल्की हल्की हवा से हिल रहे थे। दरख्तों की लंबी शाखें एक दूसरे से गले मिल रही थी। कमरे के सामने उन दरख्तों के दरमियान एक काफी बड़ी हवेली दिखाई दे रही थी। अरे, ये मुंह से अचानक निकला। क्या यहां कोई रहता है? रहता होगा, आखिर हवेली है। अच्छा है, कोई आसपास तो होगा। मैं खुद से बातें करता हुआ खिड़की बंद करके हल्का सा स्वेटर पहनकर हवेली की जानब जाने के इरादे से कमरे की चाबी पकड़ी और बाहर निकल आया। ताला लगाकर मैं उस तरफ चल पड़ा जहां पर हवेली थी। उधर देखता हुआ हवेली की जानिब जा रहा था। करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ, बड़ी पुरानी हवेली है। यकीनन किसी जागीरदार की होगी या बहुत पैसे वाले किसी बड़े आदमी की, जो कहीं और चला गया होगा या फिर इस हवेली को छोड़कर किसी और मुल्क में बसेरा कर लिया होगा। दीवारें बहुत पुरानी लग रही थीं। जगह जगह से सफेदी उतरी हुई थी। कई जगह गंदगी के ढेर पड़े थे। खिड़कियों की लकड़ी काफी हद तक टूटकर लटक रही थी। पुरानी तर्ज की इस हवेली पर अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी। एक ऐसा सन्नाटा था जो मेरे दिमाग पर बोझ डाल रहा था। मैं कुछ फासले पर खड़ा इसके बारे में कयास सराइयां करने लगा। कैसी होगी ये हवेली? कौन रहता होगा इसमें? किस किस्म के लोग होंगे? पता नहीं मेरे आने पर वो बुरा ना माने, या फिर हो सकता है उनको पता हो मेरे आने का। हवेली के करीब जाकर मैंने देखा, हवेली का बड़ा सा दरवाजा है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ और खुला हुआ था। किसी के रहने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई नजर आए, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजे की एक तरफ जोर से खटखटाया कि अंदर से कोई आवाज आए, मगर कोई ना निकला। दो तीन बार ऐसा करने के बाद मैं चंद कदम आगे बढ़ गया। बड़ा सहन था। इसके चारों तरफ कमरे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने इसे फिर से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने फिर जोर जोर से दरवाजा बजाया। अब मैंने सोच लिया कोई ना निकला तो मैं खुद दरवाजे को जोर लगा के खोलने की कोशिश करूंगा। जब मैंने जोर से दरवाजा बजाया तो कुछ ही देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं इसे हैरत से देखने लगा कि यहां कौन है। शायद दरवाजे के पीछे कोई हो। सलाम किया तो जवाब न मिला। मैंने फिर जोर से सलाम किया। इस बार ज्यादा जोर से बुलंद आवाज से कहा। खुले हुए दरवाजे में से मुझे पायल की आवाज आई, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान और परेशान इधर उधर देखने लगा। आवाज बहुत वाजे थी,
मगर नजर कोई नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से इंतजार करने लगा कि अब कोई बोलेगा, कोई पूछेगा, मगर खामोशी रही। थोड़ी देर बाद आवाज आई। कौन? किसी खातून की आवाज सी। बहुत मुलायम और मीठी आवाज थी। मैंने समझा शायद पर्दे में रहकर कोई पूछ रहा है। मैंने कहा, मेरा नाम खुर्रम बट है। मैं सामने कुछ दूर एक कमरे में रिहाइश पजीर हूं। हवेली देखी तो सोचा यहां रहने वालों से मुलाकात कर लूं। क्या मैं पूछ सकता हूं, आप कौन हैं? यहां क्या करने आए हो? मतबल इस इलाके में क्या करने आए हो? इस आवाज ने मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय अपना अगला सवाल अपने खास पंजाबी अंदाज में कर डाला। मैं यहां कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से आया हूं। वैसे मैं ठेकेदार हूं, मगर मुझे इस इलाके में किसी काम से भेजा गया है। इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए यहां रहने वालों के बारे में जानना चाहता हूं कि इलाके के बारे में कुछ रहनुमाई मिल सके। ठीक है, आप अंदर आ जाओ, आवाज ने कहा। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। काफी बड़ा कमरा था। एक तरफ तख्त पोश था जिस पर फूलों की चादर बिछी हुई थी। ऊपर गांव तकिया रखा हुआ था। उसके एक तरफ टूटा हुआ हुक्का पड़ा था जिसे देखकर लगता था कि किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ होगा। इसके साथ ही पीकदान यानी उगलदान पड़ा था, जिससे अंदाजा हुआ कि मालिक जरूर पान खाने के शौकीन होंगे। इसके दूसरी तरफ पुरानी तर्ज के मूढ़े पड़े थे। सामने बोसीदा सी चटाई बिछी हुई थी। एक तरफ कुछ बेहतर कुर्सियां पड़ी थीं, बाकी हिस्सा खाली था। बैठ जाओ बाबूजी, किसी तरफ से आवाज आई। जी जी कहकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या जानना चाहत हो? उस आवाज ने फिर पूछा। जी मैं पूछना चाहता था, आप लोग कब से यहां हैं और कौन कौन यहां रहता है? आपका जरिया मुआश क्या है? काफी पुरानी हवेली लगती है। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। दरअसल मैं अकेला हूं। एक दूसरे से राब्ता हो जाए तो अच्छा है। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैं उसके बोलने का इंतजार करने लगा। मैं यहां अकेली रहवत हूं। मेरा नाम फरजाना है। मैं किसी के सामने ना ही आवत हूं। वो अपने मखसूस लहजे में कहने लगी। मगर आप इस वीराने में कैसे अकेली रहती हैं? मेरा मतलब है, इतनी खौफनाक सी जगह एक औरत का तन्हा रहना मुमकिन नहीं है और ना कभी सुना है। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं? मैंने फौरन अपना मुद्दा बयान कर दिया। मेरी कहानी बहुत लंबी है। दूसरी तरफ से आवाज आई। की करोगे सुन के? उसने कहा। मगर मैं सुनना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना महसूस हो। मैंने बेचैनी से कहा। मैंने हैरान होकर दाएं बाएं देखा कि शायद वो मुझे देख रही होगी तो मेरी भी नजर पड़ जाए, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि उस कमरे के अंदर कौन सा दरवाजा कहाँ खुलता है। बहुत कुछ पूछना चाह रहा था। वो बोली, मैं भी अपने दिल का हाल सुनाना चाहत हूं, मगर इस हवेली में कोई नहीं आता। सब डरते हैं। डरते हैं? वो क्यों? मैंने फौरन सवाल किया। मुझ पर एक जिन ने कब्जा कर रखा है जी। जिन ने? मैं हैरत से बोला। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। हाँ ये सच है। दूसरी तरफ से आवाज आई। वो शैतान जिन मुझ पर काबिज है। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मानता। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जो हकीकत है वो ही मैं बता रही हूं। और देखो, रात होने से पहले यहां से चले जाना। वो जिन किसी वक्त रात के पहर में आता है। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूं। उस खातून ने बड़ी नरमाहट से जवाब दिया। मैं सुनना चाहता हूं, इस बात को तफसील से जानना चाहता हूं। मैंने इसरार किया। तुम पहले आदमी हो जो इतने सुकून से यहां बैठे हो और मेरी बातें सुनना चाहते हो, वरना लोग इस वीराने में तो मेरी आवाज सुनकर डर जावत हैं और कुछ सुना नहीं चाहते। अव्वल तो कोई आता नहीं, और जो आए वो इधर का दोबारा रुख नहीं करता। तुम पहले आदमी हो जो मुझे सुनना चाहत हो।
उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम रशीदा है। ये हवेली मेरे मालिकों की है। मालिकों की? मैंने हैरत से कहा। हाँ, बहुत अच्छे और बड़े दिल वाले मालिक थे, सरदार मियाँ बख्श। उनकी दो वोटियां थीं, बहुत ही अच्छे अखलाक वाली और मोहब्बत करने वाली। दोनों के दो दो काके थे। मेरा बचपन उन मालिकों की हवेली यानी इसी हवेली में गुजरा है। मैं यहीं पली बढ़ी। सब कहते थे मैं मुंह मत्थे से काम वाली नहीं लगती। खूबसूरती तो अल्लाह की देन है जी। लोग कहते थे मालकन से, रशीदा को कल्ले बाहर न भेजा करो, जमाना खराब है। जब मैं 16 साल की हुई, मेरे लंबे खूबसूरत बाल देखकर सब हैरान होते थे। मैं तो हवेली के छोटे छोटे काम करने के बाद हवेली के पिछले तरफ मालिक की बेटी के साथ अस्टापू खेलने चली जाती थी। शाम में मालकन की बेटी और मैं मास्टर जी से सबक लेते थे और मेरा दिन गुजर जाता था। एक दिन मैं उसी तरह खेलने चली गई। खेलते खेलते शाम हो गई। उस दिन मैं नहाकर बाल खोल कर खेल रही थी। अचानक सामने का दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। मैं और मालकन की छोटी बेटी दोनों बुरी तरह डर गए और अंदर की तरफ भागे। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। मुझे लगता था जैसे मेरे कंधों पर कोई वजनी चीज रख दी गई हो। भागना मुश्किल हो रहा था। छोटी मालकन अंदर चली गई और मैं, इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। बाबू तुम जाओ, बाकी फिर किसी वक्त। जाओ बाबू, जल्दी जाओ। मैं इधर उधर देखता हुआ तेजी से वहां से निकला। उसके पास के दरख्त खौफनाक तरीके से झूल रहे थे। मैं बज़ाहिर डर नहीं रहा था, मगर अंदर एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था। शाएं शाएं की आवाज कानों में पर्दे फाड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे में तेजी से आया और तेज तेज सांसें लेने लगा। एक नजर हवेली पर डाली। रात की स्याही और हल्की चांद की रोशनी में वो एक भूत बंगला लग रहा था। मैंने खिड़की पर पर्दा डाला और बिस्तर पर बैठ के उन बातों पर गौर करने लगा। उस औरत की बातें दिमाग में घूम रही थी और हवेली के अंदर के मनाजिर भी ख्वाब से लग रहे थे। काफी देर इसी तरह बैठा रहा। रात हो चुकी थी। मैं चारपाई पर लेट गया और उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वाकई रशीदा ठीक कह रही होगी? क्या अब भी ऐसे वाकयात होते हैं? मुझे तो वो खुद ही चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, जिसकी तरफ आवाज ही ना सुनाई दी, ना नजर आई, ना कोई हुलिया देखा। यही सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही ना चला। सुबह फजर पर खुद ही आंख खुल गई। मैंने उठते ही सबसे पहले पर्दा हटाकर हवेली की तरफ देखा। हल्की रोशनी में मुझे लगा जैसे वो मेरी मुंतजिर है। मेरे दिलो दिमाग पर बस एक ही बात हावी थी, और वो ये कि मुझे रशीदा की अधूरी कहानी हर हाल में सुननी है। हाथ मुंह धोकर अभी बैठा ही था कि वो आदमी आ गया जिसने मुझे ये कमरा दिखाया था और कुछ वक्त मेरे साथ रहा था। दरवाजे पर आहट से पहले तो मैं चौंक गया, क्योंकि रात के वाक़े ने मुझे जहनी तौर पर काफी डिस्टर्ब किया था। फिर जब उसने आवाज दी, बट साहब दरवाजा खोलें, तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। वो हाथ में कुछ सामान पकड़े हुए था। अरे ये क्या है? बट साहब आपके लिए नाश्ता और कुछ खाने पीने की जरूरी चीजें लाया हूं, उसने बड़ी अपनायत से कहा और चारपाई पर चीजें रख दी। फिर पूछने लगा, रात कैसे गुजरी साहब? रात? मैंने उसकी तरफ देखते हुए इस तरह कहा जैसे उसने कोई अनोखी बात पूछ ली हो। वो मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। हाँ ठीक थी। तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने इससे मालूमात लेने की ठान ली। जी जी पूछें साहब। बैठो कुर्सी पर और मुझे ये बताओ कि वो सामने जो हवेली है उसकी क्या कहानी है? वहां कौन रहता है और कब से खाली पड़ी है? मैंने जल्दी से सारे सवाल कर डाले। वो साहब आप उधर तो नहीं गए? आप उधर जाना भी ना। मगर क्यों? उसके जवाब ने मेरे अंदर और तजस्सुस पैदा कर दिया। साहब वो दरअसल
वहां एक शैतान जिनका कब्जा है। उसने रोकते रोकते बात मुकम्मल की। क्या वाकई ये सच है? क्या वहां पर कोई औरत रहती है? मेरे सवाल पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और आईब्रो चढ़कर बोला, इसका मतलब आप उधर हो आए हो? हाँ, शाम में गया था, ये देखने के शायद कोई फैमिली रहती हो तो मुलाकात हो जाए। मैंने आराम से जवाब दिया। हैरत है बट साहब, आप हो भी आए और वो भी अपने पैरों पर वापस आ गए। उसने सर खुजाते हुए कहा, साहब वहां कोई नहीं जाता और गलती से कोई चला जाए तो वापस नहीं आता। मैं आपको आज ये बताने ही वाला था कि इधर का रुख ना करें। मुझे क्या पता था आप आते ही उधर चले जाएंगे। ये काफी पुरानी हवेली है, मालकों की एक नौकरानी थी, काफी खूबसूरत। उस पर एक शैतान जिन ने कब्जा कर लिया था। कहते हैं अब भी वो यही है, इसलिए कोई उधर नहीं जाता। मालिक कहाँ गए? सब छोड़कर क्यों चले गए? उसके चुप हो रही ही मैंने पूछ लिया। पता नहीं बाट साहब, मुझे खुद यहाँ आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। मैंने ना ज्यादा पूछा ना ही और जानने की कोशिश की। कभी उस तरफ देखना भी नहीं। आप भी बस अपने काम से काम रखें बाट साहब, किसी बखेड़े में ना पड़ जाएं। आप हमारे मेहमान हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आप नाश्ता कर लें और डेरे पर आ जाएं। ये कहकर वो खड़ा हो गया। मैं भी उसके साथ ही चारपाई से उठ गया और हाथ मिलाकर चला गया और मैं दरवाजा बंद करके नाश्ता करने लगा। मेरा दिमाग अभी भी रशीदा की बातों पर अटका हुआ था। नाश्ते के बाद मैं कमरा बंद करके डेरे पर चला गया। तकरीबन सारा दिन वहीं अपने काम में लग गया। वापसी पर शाम हो चुकी थी। जब मैं हवेली से कुछ फासले से गुजर रहा था तो मुझे फिर पायल की आवाज आई। मेरे कदम वहीं रुक गए। हालांकि मुझे उस आदमी ने इन बातों और हवेली से दूर रहने को कहा था, मगर मैं रशीदा की अधूरी कहानी सुनने को बेताब था और उसकी खूबसूरती का सुनकर उसे देखने का कहीं कहीं मन भी था। मैं 5 मिनट वहीं खड़ा सोचता रहा, जाऊं या ना जाऊं। फिर दिल ने कहा चलना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं नपे तुले कदम उठाता हवेली के पास आ गया। सूखे पत्ते मेरे पांव के नीचे शोर कर रहे थे। जो ही मैं बड़ा टूटा हुआ गेट क्रॉस करके दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़ा, मेरे कुछ कहे बिना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ और मैं दुआएं पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम बहुत बहादुर हो, ऐसी आवाज ने मेरा खैर मकदम किया। शुक्रिया कहकर मैं खुद ही कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं दरअसल तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। तुम्हारे मालिक तुम्हें और इस हवेली को छोड़कर क्यों गए? तुम्हें साथ क्यों नहीं लेकर गए? और अगर तुम्हारे साथ हकीकत में किसी जिन का साथ है तो इसका हल क्यों नहीं निकाला? तुम जिंदा कैसे हो? इस वीराने में खाना पीना किस तरह करती हो? मेरे एक साथ इतने सवालों पर उसकी एक मुर्दा सी हंसी की आवाज आई। जिंदगी, मैं तो खुद को जिंदा नहीं समझती। सब डरकर और अपनी जान बचाकर मुझे कल्ला छोड़ गए। कोई ऐसे तो नहीं करता जी, जो मेरे साथ किया। उसने बड़ी बुझी हुई आवाज में कहा। अच्छा तो फिर क्या हुआ? जब पहली बार तुम्हें महसूस हुआ कि कुछ गैब सा तुम्हारे साथ हुआ है? मैंने कल वाली कहानी का फिक्रा दोहराया और उसे बोलने पर मजबूर करने लगा। मैं आज इस बात करने में आसानी महसूस कर रहा था। हाँ, मैं अपने कंधे पर बोझ महसूस करने लगी और मेरे पांव ऐसे हो गए जैसे इनमें किसी ने जंजीर पहना दी हो। मैं बहुत डर गई थी। मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे पसंद आ गई हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं चीखना चाह रही थी मगर आवाज खत्म हो चुकी थी। मेरे बाल पीछे की जानिब हवा में मोलक थे। इतने में अंदर से मालकिन की आवाज आई, रशीदा कहाँ हो? क्या हुआ? अंदर आओ। उन्हें उनकी बेटी ने सारा सीन बताया होगा। मेरी आवाज बंद थी, मैं क्या बताती। इतने में वो उस तरफ आ गई और मुझे देखकर घबरा कर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? मेरा रंग पीला पड़ चुका था। वो 2 कदम आगे आई और रुक गई।
क्योंकि मेरे पाँव जमीन से थोड़े ऊंचे थे, यानी मैं बेसहारा हवा में खड़ी थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 मिनट बाद ही मेरे पाँव जमीन पर लग गए और मैं परेशान होकर रोने लगी। मालकन मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मैं बहुत खौफजदा थी। पसीने से मेरा चेहरा भरा हुआ था। सब मुझे हैरत से देख रहे थे। फिर सब आपस में हल्के हल्के बातें करने लगे और मैं अपनी कोठड़ी में डर कर इकट्ठी होकर लेट गई। मैं अपनी कोठड़ी में अकेली रहती थी। माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। जो थे बस मालिक ही थे। पता नहीं कब आंख लग गई। आधी रात को मेरी अचानक आंख खुली। कोई मेरे कान में कह रहा था, तुम अब सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं डरकर बिस्तर पर बैठ गई। को कौन है? कौन है यहाँ? अंधेरे में सर घुमाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारा आशिक जिनजादा। एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। मैंने डरकर कानों पर हाथ रख लिए। मेरा एक हाथ कान से खुद ही ना चाहते हुए हट गया। तुम मुझे सुने बगैर नहीं रह सकती। मैं हकीकत में तुमको पसंद करने लगा हूं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये नहीं हो सकता। मैंने वहां से उठना चाहा, मगर मुझे लगा जैसे मुझे वहां पर ही बांध दिया गया हो। मालकन, मालकन, मैं जोर से चीखी। तुम अगर किसी को दरमियान में लाओगी तो वो मारा जाएगा। एक तरफ से आवाज आई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। दरवाजा बंद हो गया और दूर पड़ी कुर्सी चलती हुई मेरे बिस्तर के करीब आ गई। मेरी हालत गैर होने लगी। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? चले जाओ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैंने घबरा कर कहा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? होगा वही जो मैं चाहता हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं। इतने में कमरे का दरवाजा खटका। रशीदा, दरवाजा क्यों बंद किया है? क्या हुआ है? खोलो दरवाजा। जोर जोर से दरवाजा बजने लगा। मैं उठी ही थी कि दरवाजा खुद खुल गया। मालकर ने अंदर आते ही बत्ती बाली और दाएं बाएं देखने लगी। कुंडी क्यों लगाई थी? कौन था यहां? चिल्लाई क्यों थी? मालकन शक की नजर से मुझे देख रही थी, हालांकि मेरा तो खुद हवाइयां उड़ी हुई थी। मालकन, वो कहता है मैं जिन हूं और मुझे तुम पसंद हो। मैंने रोते हुए कहा। क्या? क्या बकवास है ये? मालकन ने मुझे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ा। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ये ठीक कहती है, सच बोल रही है ये। मेरी और मालकन की नजर एकदम उस तरफ उठी। हम देखकर हैरान रह गए कि वहां एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं तो बहुत डर गई। मालकन ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आए हो? क्या तुम्हें इसने बुलाया है? क्या नाम है तुम्हारा? मालकन की आवाज में बहुत गुस्सा था। मुझे अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, ना किसी दरवाजे की जरूरत है। मैं जब चाहूं जहां चाहूं आराम से आ जा सकता हूं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं खुद आया हूं और मैं इस पर आशिक हो गया हूं। मुझे ये पसंद है और हमेशा मैं इसके साथ ही रहूंगा। उस लड़के ने मुस्कुराकर पूरी बात कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, मालकन ने गुस्से से कहा। मैंने देखा कि अचानक उस लड़के का बाजू लंबा होता गया और दूर खड़े लड़के ने बाजू से मालकन के बाल पकड़ लिए। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मालकन की भी पूरी आंखें खुल चुकी थी और वो पसीना पसीना हो गईं। तुम्हें इस तरह यकीन आएगा जब मैं कह रहा हूं तो तुम यकीन क्यों नहीं करती? हमने देखा उसका कद इतना लंबा हो गया कि छत को छूने लगा। हम दोनों चीखती हुई बाहर की तरफ भागी। दूसरे कमरे से दूसरी मालकन और मालिक भी भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसा शोर था? उन्होंने आते ही सवाल किया, मगर हमारी हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। जल्दी बताओ, क्या बात है? शोर कैसा था ये? सब खैरियत है ना? मालकन ने हाथ के इशारे से कहा। बताती हूं। और हम दूसरे कमरे में चले गए और बैठकर अपनी सांस बहाल करने लगे। उसके बाद मालकन ने सारी बात सबके सामने रख दी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर आंखों देखी बात पे यकीन करना पड़ा। अब सब परेशान रहने लगे थे। ये सब क्या है और क्यों है?
फिर सोचा कि किसी को बुलाया जाए, किसी आमिल बाबा से राब्ता किया जाए, कोई तावीज़ लेना चाहिए। मालिक ने एक बाबा से राब्ता किया, सारी बात बताई। उसने अमल करने का वादा किया। अब हर रोज मेरी कोठड़ी में नए नए कपड़े, खुशबुएं पड़ी होती थीं। मैंने मालकन से कहा, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे अपने कमरे में सुला ले। मालकन ने कहा, नहीं, कमरे में तो नहीं, हाँ, कमरे के सामने चारपाई डाल लो। मैंने उसे ही गनीमत जाना और रात वहां चारपाई डाल ली। मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ होगा कि ठंडी हवा के झोंके से आंख खुल गई। उठकर देखा तो सरहाने कुछ पल पड़े थे। हालांकि सोने से पहले वहां कुछ नहीं था। फिर मेरी चारपाई हवा में उड़ने लगी और कोठड़ी की तरफ जाने लगी। ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो मुझे। मैं चीखी। मेरी चीख से मालिक बाहर आ गए और मुझे हवा में यूं देखकर हैरान रह गए और मेरी तरफ लपके मुझे नीचे उतारें। मगर मेरे करीब पहुंचकर वो फिर उल्टा चलते हुए 10 कदम दूर हो गए। ये उनके इख्तियार में न था। वो आगे आने का जोर लगा रहे थे मगर पीछे चले जाते। मैं मालिक मालिक पुकार रही थी। इतने में दोनों मालकन भी बाहर आ गईं। दोनों ने मालिक को बाजू से पकड़ लिया और बोली, आप आगे ना जाएं। जिनका कहका गूंजा, समझदार हो तुम औरतें, चले जाओ तुम लोग। इतने में चारपाई समेत अपनी कोठड़ी वापस आ चुकी थी और अपनी बेबसी पर रो रही थी। अचानक वो इंसान रूप में मेरे सामने आ गया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए चले जाओ। मैंने रोते हुए उसकी मिन्नतें की और वो मेरे करीब आया और बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम मुझे पसंद हो तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। बेहतर है तुम मेरी बात मान लो और अपने मालिक से कहो तुम्हें मेरे लिए छोड़ दें और मेरे मामले में ना बोलें। और अगर वो बाज ना आए तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकूंगा और नुकसान हो गया तो मुझे ना कहना। मैं सिमटकर चारपाई के एक कोने में बैठी रोने लगी। इतने में बाहर से मालिक की आवाज आई, रशीदा, तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। मेरे उठने से पहले ही दरवाजा खुल गया। मालिक और मालकन दरवाजे से मुझे देखने लगे। मैंने उस तरफ इशारा किया जहां वो जिन लड़के के रूप में बैठा था। दोनों ने उस तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्या क्या है वहां? मैंने सर घुमाकर उधर देखा मगर वो जिन इंसानी रूप से गायब हो चुका था। मैं भागती हुई मालकन के गले रख कर रोने लगी। ये भी भूल गई कि मैं नौकर हूं और वो मालिक। मुझे इस वक्त किसी कांधे की जरूरत थी जो मेरे खौफ को खत्म कर सके। मुझे जज्बाती सहारे की जरूरत थी। मालकन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम तीनों ने चौंक कर उधर देखा। बाहर जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। हवेली में एक अजीब सी परेशानी का आलम था। एक खौफ सा चारों तरफ फैला हुआ था। एक दिन मालिक के चंद मेहमान आए। खाने के बाद मैंने सारे बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। मालकन ने कहा, पहले चाय दो मेहमानों को, फिर इकट्ठे बर्तन धो लेना। जी मालकन, कहकर मैं चाय बनाकर देने बैठक में चली गई। वापस किचन में आई तो सारे बर्तन धुले पड़े थे। मैंने दूसरी मालकन से पूछा, आपने बर्तन क्यों धोए? मैं आई रही थी। वो बोली, बेवकूफ, मेरे तो पाँव में सुबह से दर्द है। मैं तो अपनी जगह से उठी भी नहीं जब से गरम पट्टी बांधी है। मैं चुपचाप वापस किचन में आ गई। मुझे यकीन हो गया यह काम उसी जिन का है, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? इसी सोच में थी कि मालकन की आवाज आई, रशीदा, चाय के बर्तन ले जाओ। आई मालकन। मैंने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और बैठक से बर्तन उठाने चली गई। अभी मैं ट्रे मेज पर रखकर प्याली पकड़ ही रही थी कि बर्तन खुद ब खुद ट्रे में रखे गए। ये मंजर सभी देख रहे थे। मेहमानों की हालत गैर हो गई। वो तेजी से उठे और सलाम करके बाहर निकल गए। मालिक मुझे देखते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। मैं ट्रे पकड़ने लगी तो वो खुद किचन की तरफ चल पड़ी। मैं समझ चुकी थी क्योंकि अब ये रोज का मामूल था। इस तरह की हरकतें तकरीबन रोज ही होती थी। एक खौफ सा मेरे अंदर हर वक्त रहने लगा।
अक्सर मेरे काम खुद हो जाते थे। हाँ, अगर मालकिन या मालिक मुझे किसी काम पर डांटते या बुरा भला कहते तो उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हो जाता। मालिक के बच्चे मुझसे अब डरने लगे थे। सबने अपने कमरों में आने से मुझे मना कर दिया था। मैं बिल्कुल अकेली सी रह गई थी। और ये जिन, ये हर रात मेरे पास आ जाता, मुझसे इज़हार मोहब्बत करता, मुझे तरह तरह की चीज़ें ला कर देता, मगर मेरे अंदर का खौफ न मिटा सका। मैं हर रोज़ मिन्नतें करती कि मुझे छोड़कर चला जाए, मगर वो न माना। उधर मालिक ने जिस बाबा जी को जिन उतारने के लिए बुलाया था, वो हवेली का जायजा लेने आ गए। वो वाकई आमिल बाबा लग रहे थे। गले में मुख्तलिफ किस्म की माला थी, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, लंबा सा सब्ज चोगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी टोपी थी और आंखों में सुरमा भी लगाया हुआ था। छोटी सी एक पोटली भी कंधे पर लटक रही थी, शायद इसमें कुछ चीजें होंगी। खैर, उन्होंने घूमकर सारी हवेली का जायजा लिया। मैं छुपकर देख रही थी। उसके बाद वो कमरों का जायजा लेने लग गए। एक एक दीवार पर हाथ लगाकर पता नहीं क्या देखते, छत को घूरते, फिर दूसरे कमरे में चले जाते। दोनों मालकन और उनके बच्चे एक कमरे में बैठ गए। जब उस कमरे में बाबा जी ने आना होता तो वो दूसरे कमरे में चले जाते। जब सब कमरे देख चुके, बाबा जी तो बोले, जिन कहाँ देखा और किस मुलाजमा पर आता है? मालिक ने बताया, वो कोठड़ी में है जिस पर आता है, और वहीं देखा है हमने। अच्छा, तो मुझे वो कोठड़ी भी दिखाएं। बाबा जी बोले, हाँ जी जरूर, मालिक ने कहा और बाबा को लेकर मेरी कोठड़ी की तरफ आने लगे। मैं सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गई। जब वो कोठड़ी के करीब पहुंचे तो मैंने देखा कोठड़ी का दरवाजा एकदम जोर से बंद हो गया। वो दोनों वहीं रुक गए। रशीदा, दरवाजा खोलो, मालिक की आवाज आई। मैंने जोर लगाया, कुंडी जैसे जाम हो चुकी थी। मालिक, मैं खोल रही हूं पर नहीं खुलती है। मालिक, क्या करूं? मैंने पूरा जोर लगा दिया। फिर किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। फिर दरवाजा खुल गया। मालिक और बाबा मुझे ये देख रहे थे जैसे मैं मुजरिम हूं। मैंने नहीं खोला, मालिक खुद खुल गया है। बाबा जी मेरी तरफ एक टिक देखे जा रहे थे। मैं सर पर दुपट्टा लेकर एक तरफ खड़ी हो गई। शाम का वक्त था। कोठड़ी में छोटा बल्ब लगा हुआ था, मतलब कोठड़ी में हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में बाबा की सुरमा लगी गोल आंखें मुझे किसी जिन से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, यकीनन यही वो लड़की है जो इसके कब्जा में है। मालिक ने हाँ में सर हिला दिया। मैं बहुत घबराई हुई थी। इतने में अचानक कोठड़ी का दरवाजा बंद हो गया और कुंडी लग गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाबा ने फौरन तस्बीह फेरनी शुरू कर दी। मालिक एक तरफ खड़े हो गए। अभी बाबा जी ने चंद दाने पड़े होंगे कि उनके हाथ से तस्बीह निकलकर खिड़की की कुंडी से लटक गई और सर की टोपी उतरकर सामने चारपाई पर जा पड़ी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बाबा जी ने रोबदार आवाज में पूछा। तेरा बाप हूं। क्या ड्रामेबाजी करने आया है तू? जा, चला जा, अगर जान अजीज है तो। कमरे में आवाज गूंजी। जाना तो तुझे है, एक बच्ची को तंग करने आ गया है। जा अपनी दुनिया में, यहां तेरा गुजारा नहीं। जा, जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। बाबा जी ने उसी गरजदार आवाज में कहा और तस्बीह पकड़ने लगे। तस्बीह उड़कर दरवाजे पर टिक गई। तू मुझे भस्म करेगा? तुझ में इतनी हिम्मत है तो करके दिखा। एक तस्बीह तुझसे पकड़ी नहीं जा रही और मुझसे टकराने की सोच रहा है। जा, चला जा, अगर जान प्यारी है। उसके बाद कमरे की हल्की रोशनी में एक अजीब सा धुआं की शक्ल में छत की तरफ नजर आया। बाबा जी कोई मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगे। अपनी पोटली खोलकर कुछ निकाला जो मिट्टी की तरह का था। पढ़ते पढ़ते वो उसके ऊपर फेंक दिया और धुआं सा गायब हुआ और दूसरी तरफ जाकर कह के लगाने लगा। मैं डर के मालिक के पीछे छुप गई। बाबा जी ने फिर कुछ पढ़कर उस पर फेंका, मगर फिर वही हुआ और वहां से कहीं और नजर आने लगा। ओ पागल आदमी, तेरे ये बेजरर से चीजें मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे गुस्सा ना दिला। जा, तेरा खेल खत्म हुआ।
ये लड़की मेरी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मगर बाबा मुसलसल पढ़कर वही अमल करते रहे। अचानक वो धुआं मेरे अंदर चला गया। उसके बाद मैं अपने आप में नहीं थी। मेरे अंदर वो जिन शैतान चला गया था। मुझे बाद में पता चला मैंने वहां क्या किया और बाबा जी के साथ क्या हुआ। रशीदा इतना कहने के बाद चुप हो गई। 2 मिनट चुप रही तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या पता चला तुम्हें? क्या हुआ था वहां? मैंने फौरन सवाल किया ताकि वो बात जारी रखे। हाँ, बाद में पता चला कि मैं मालिक की ओट से निकलकर बाबा जी की गर्दन पकड़ ली थी और उसी तरह ऊंचा उठाकर बाहर ले आई थी। बाबा जी मुख्तलिफ आवाजें निकाल रहे थे और मालिक मुझे घसीट रहे थे ताकि मैं बाबा जी को छोड़ दूं। मगर मुझ पे इतनी ताकत आ चुकी थी कि मैं हवेली भी उठा सकती थी। बाबा जी तकलीफ से चिल्ला रहे थे। उनकी पढ़ाई उनके भी कम ना आई और मैंने उन्हें उठाकर हवेली से बाहर पटक दिया। काफी चोटें आई थी उन बेचारों को, मगर मैं क्या करती, अपने आप में जो नहीं थी। फिर मैं सहन तक आई तो मैं नॉर्मल हो चुकी थी और मालिक मुझे दूर रखे परेशानी से देख रहे थे। अंदर कमरे से मालकन बच्चे सब हैरानी से देख रहे थे। मैं खुद भी अपने हाथों को हैरानी से देख रही थी। मैंने क्या किया? मैं यही सोच रही थी कि मालिक की आवाज आई, अपने कमरे में जाओ और दुआ करो इससे जान छूट जाए, वरना तुम्हें यहां से कहीं दूर कहीं भेजना पड़ेगा। मालिक कुछ परेशान और कुछ गुस्से में थे। मैं रोती हुई कोठड़ी में चली गई। देर तक रोती रही कि अल्लाह मियाँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी, कौन रखेगा मुझे? तो इस हवेली के अलावा किसी का कुछ पता ही नहीं है। आंसू पोंछ कर हटी थी कि जिन फिर इंसानी रूप में आ गया। मेरे पास बैठकर बोला, क्यों रोती है? अब मेरा डर बहुत कम हो चुका था। मैं चुप रही। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जो दुख देगा उसका हशर नशर कर दूंगा। तुम ना बताओ, मुझे सब पता है। ये कहकर वो गायब हो गया। उसके थोड़ी देर बाद ही पूरी हवेली में जैसे तूफान आ गया हो। तेज आंधी, मट्टी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। मालिक मालकन दरवाजे बंद करते रहे। सिर्फ मेरी कोठड़ी में सुकून था। न मट्टी न हवा। दरख्त हवा से इतने झुक गए, यूं लग रहा था जैसे सब दरख्त हवेली पर गिर जाएंगे। शां शां की आवाजों से कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बच्चे डर के चीखे मारने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देख सड़क के एक दूसरी तरफ अमन था। किसी आंधी के आसार न थे। मैं समझ गई ये उसी शैतान जिन की कारस्तानी है। मैंने उसे आवाज दी, कहाँ है मक्कार जिन? क्यों तूफान मचा रखा है? बख्श दे हमें। मैं ऊंची ऊंची रोते हुए बोल रही थी। तो क्यों रोती है? तुझे रुलाने वालों को मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। हवेली के ऊपर आसमान पर सुर्खी सी फैली हुई थी। रात के उस पहर ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। बख्श दे खुदा के लिए, बस कर दे। मैंने दरवाजे से सबकी हालत देखते हुए उसे कहा। अचानक एकदम आंधी खत्म हो गई। दरख्त भी सीधे खड़े हो गए। सब आवाजें खत्म हो गईं। सब दरवाजों पर खड़े उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। हवेली का सहन किसी कबाड़िए की दुकान लग रही थी। मैं जल्दी से निकली और चीजें ठीक करने लगी। मालिक और मालकन हवेली में सर पकड़कर बैठे थे। कोई और भी होता तो इसी तरह परेशान हो जाता। इन हालात में सबके आसाब पर उन बातों का बहुत असर पड़ा था। मैंने जितनी हो सकी चीजें ठीक की। मालकन, चाय बनाऊं आपके लिए? मैंने डरते डरते सबकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, चली जाओ यहां से। मालिक की गरजदार आवाज आई। मैं डर गई क्योंकि मालिक बहुत कम इस तरह गुस्से में आते थे। हवेली में सब बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मालकन ने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हें दूसरे शहर भेज रहे हैं। वहां एक पीर साहब हैं, बहुत से जिन उनके मौक्कल हैं। उनको बताया है तुम्हारे मालिक ने इन सब हालात का। वो कह रहे थे लड़की को इधर लाओ, मैं जिन निकालना जानता हूं। मगर मैं तो ठीक हूं मालकन, वो तो हवेली में आता है। मैंने परेशानी में कहा, हाँ, मगर तुम्हारे लिए ही आता है ना। तुम यहां नहीं होगी तो वो भी नहीं आएगा, और वहां आया तो पीर साहब खुद उसे निपट लेंगे। बस तुम जाने की तैयारी करो।
मालकन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। मैं रोनी सूरत बनाकर उसको देख रही थी। ओहो, तुम्हारे वहां रहने, खाने पीने, सब चीजों का इंतजाम मालिक ने कर दिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्द ठीक होकर वापस आ जाना। हम सब तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। जाओ, शाबाश, तैयारी करो। मालकर ने तसल्ली दी तो मैं आंसू पोंछती कोठड़ी में चली आई और कपड़े एक बैग में रखने लगी। मेरा दिल बहुत परेशान था। कभी अकेली रही नहीं, वो भी हवेली से दूर। मैं कपड़े रखकर छोटी छोटी चीजें जमा करने लगी। जो ही मैं मुड़ी, मेरे सब कपड़े बैग से निकले हुए थे। मैंने कुछ ना समझते हुए वापस बैग में कपड़े रखे। 2 मिनट बाद फिर कपड़े बाहर थे। अब मैं समझ गई, ये वही मनहूस जिन है जिसकी वजह से मैं दरबदर हो रही थी। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से मुझे यहां से जाना पड़ा है। मैं बेघर हो रही हूं। तुम मेरी जान के दुश्मन हो। मैंने गुस्से से कहा। तुम्हें नहीं, इन सबको जाना पड़ेगा। ये हवेली तुम्हारी है। तुम नहीं, ये सब दर बदर होंगे। क्या बकवास है ये, मेरे मालिकों के बारे में ऐसा सोचना भी ना। मैंने डरते डरते रोब दिखाने की कोशिश की। एक कहका बुलंद हुआ। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। तुम ही रहोगी यहां। फिर शायद वो चला गया। मैंने जल्दी से अपना बैग तैयार कर लिया ताकि मालकन को गुस्सा ना आए। रशीदा तैयार होकर मालकन की आवाज आई। जी मालकन, मैं तैयार हूं। मैंने बैग पकड़ा और सहन में आ गई। चादर ओढ़ ली तो दोनों मालकन ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सलाम करके सबको हसरत भरी नजरों से देखते हुए बाहर आ गई। गेट के पास ही मालिक की जीप खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, बीबी बैठ जाओ, देर हो रही है। मैं चुप करके गाड़ी में बैठ गई। सब गेट पुराने हो चुके थे। मैं सबको रोनी सूरत बनाकर देख रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने हाथ मिलाकर खुदा हाफिज कहा, मगर अचानक मेरी चीख निकल गई। ड्राइवर अपनी सीट से उड़कर दूर जा गिरा। सबने अपने मुंह पर खौफ और हैरत से हाथ रख लिया। वो 2 मिनट बाद ही कपड़े झाड़ता हुआ उठा और मालिक की तरफ देखते हुए बोला, सच मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं कैसे ये हुआ। वो बेचारा बौखलाहट में बोल नहीं पा रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ले जाओ। मालिक ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। वो फिर तेजी से सीट पर बैठा और चिल्लाने लगा, मगर इस बार फिर वही हुआ। गिरकर फिर उठा और फिर गिरा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुक्के मार रहा हो, और वो भी मुंह पर। बेचारे के मुंह से खून निकलने लगा। मालिक, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चीखता हुआ एक तरफ को भागा चला गया। जीप के साथ एक लड़के को, जिसके माथे पर एक आंख थी, खड़े देखकर सब समझ गए कि ये किसकी कारस्तानी है। बच्चे और मालकन तो अंदर कमरों में भाग गए। मालिक वहीं खड़े रहे। छोड़ क्यों नहीं देते तुम हमारा पीछा? मालिक ने चीख कर कहा। लड़के ने जोरदार कहका लगाया और उसका एक हाथ इतना लंबा होता चला गया कि सामने दरख्त के ऊपर वाली शाखों तक पहुंच गया। वहां से उसने एक बड़ी शाख तोड़ी और मुझे उतरने को कहा। मैं जल्दी से उतरकर एक तरफ को भागी। मालिक भी डर गए थे। उसने वो बड़ी मोटी और भारी शाख जीप पर दे मारी। उफ! वो तो बच्चे की गाड़ी की तरह टूट फूट गई। मैं तो रोने लगी। मालिक सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गए। अंदर से ऊंची ऊंची दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आने लगी। बच्चे रो भी रहे थे। मेरे खुद आंसू नहीं रुक रहे थे। खुदा गारत करे इसे। दिल से बद्दुआएं निकल रही थी, मगर उस पर किसी बात का असर नहीं होता था। अचानक उसके मुंह से किसी जंगली जानवर की तरह की आवाजें निकली। उसके बाद उसने कहा, अब अगर किसी ने रशीदा को यहां से भेजने का सोचा भी तो उसका यही हाल करूंगा जो इस फटीचर गाड़ी का किया है। अगर किसी को जाने का इतना ही शौक है तो वो जा सकता है। इतनी जान बख्शी तुम्हारी मैं कर दूंगा, वो भी रशीदा की मोहब्बत के सदके में। हाँ, रशीदा यहां से कहीं नहीं जाएगी। सुन लो तुम सब। फिर उसने ताली बजाई। हम ये देखकर हैरान रह गए कि ताली बजाते ही एक और जीप वहां खड़ी थी। ये लो तुम्हारी फटफटी,
और जाना चाहो तो चले जाओ, मैं रशीदा को यहाँ रानी बना कर रखूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गाड़ी को देखकर मालिक के हवास कुछ बेहतर हुए। मेरा बैग खुद ही कमरे में पहुंच चुका था। सब अंदर कमरे में चले गए। मैं सहन में बैठकर सोचने लगा कि मैं सबके लिए मुसीबत बन गई हूं। सबका सुख चैन खत्म हो गया है। मैं ऐसा क्या करूं जो सब ठीक हो जाए, मगर मैं कर भी कह सकती हूं सिवाय अपनी किस्मत के रोने के। 2 रोज बाद एक और पीर साहब को बुलाया गया। वो मेरी शक्ल देखकर ही कहने लगे, जिन क्यों ना आशिक हो। अपने ही जुमले पर फिर खुद ही शर्मिंदा से हो गए। मेरी कोठड़ी में बैठकर उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया और मुझे सामने बैठने को कहा। पास पानी भी रख लिया। फिर कुछ पढ़ने लगे। पानी के छींटे मुझ पर फेंकते रहे। फिर बोले, कहाँ है तू? इसी वक्त इनके पीछे से आवाज आई, यहां हूं, बोल कैसे मार खाना पसंद करेगा। पीर साहब ने सर घुमाकर देखा, कोई नहीं था। फिर मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मेरे साथ कोई बैठा है। क्यों आया है तू यहाँ और क्या चाहता है? पीर ने पूछा। उस लड़की को पसंद करता हूं और इसी के साथ रहूंगा। नहीं, तुझे जाना होगा। पीर की आवाज गूंजी। तू इंसान नहीं और ये जिन नहीं, तुम इकट्ठे नहीं रह सकते। हा हा हा, जोर का कहका कोठड़ी में गूंजा। तो हमें तू अलग करेगा, तू? फिर कहका, अपनी खैर मना पीर, मैं जिन हूं, जहां चाहूं रह सकता हूं। तेरी ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। जा, चला जा, इससे पहले मैं हाथ पांव तोड़कर तुझे यहां से भेजूं। पीर कुछ पढ़ पढ़ के उसकी तरफ पानी के छींटे मारता रहा और जिन हंसता रहा। कुछ भी ना हुआ। आखिर पीर ने पूछा, तू क्या चाहता है? तब जिन की आवाज आई जो मेरे मुंह से ये कहलवा रहा था कि मैं रशीदा के साथ इसी हवेली में रहना चाहता हूं और उन सब लोगों को यहां से निकालना चाहता हूं। मालिक मुझे जिन के रूप में देखकर और परेशान हो गए। मैं उठी और पीर साहब का गिरेबान पकड़कर जोर से उछाल दिया। वो बेचारे दूर जा गिरे और फिर उधर से ही बाहर की तरफ भागे। मालिक उनके पीछे गए। उनके जाने के बाद मैं अपने हवास में वापस आ गई, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने क्या किया था। सब खुसर पुसर कर रहे थे। मेरे जाने पर सब चुप हो जाते थे, बल्कि सब मुझसे कतराने लगे थे। मेरे काम वो जिन ज्यादा कर देता था। मैं अपने आप से डरने लगी थी। रात भर रोती रही। चंद दिन बाद ही मालिकों ने यह हवेली छोड़ने का इरादा कर लिया, क्योंकि पीर साहब और आमिल बाबा ने हर जगह इस हवेली की बातें फैला दी थी और कोई भी इस हवेली को खरीदने को तैयार न था और जिनजादा के साथ रहना मुमकिन न था। मैंने सबकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे भी साथ ले जाए या खुद भी न जाए, मगर दोनों बातें अब मुमकिन न थी। कुछ रकम देकर मालिकन ने मुझे कहा, हवेली की हिफाजत करना, ये अब तुम्हारे हवाले है। ये कहकर वो अपना सामान लेकर चले गए। मुझे मेरी तन्हाई के साथ यहाँ छोड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, उस दिन के बाद से मैं यहाँ रहती हूँ और जिन ज्यादा मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, मगर मुझे किसी से मिलने नहीं देता। मैं उसी के लिए तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम पर कोई आफत ना आ जाए। अब जल्दी करो, चले जाओ यहाँ से। वो आ गया तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे, मगर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैंने ख्वाहिश जाहिर की। अपनी जान से बढ़कर मुझे देखना ये ख्वाहिश मुनासिब नहीं। जाओ, दरवाज़ा खुला है, फिर यहाँ ना आना, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं चुप करके उठा और अपने ख्यालों में गुम चलता चला गया। कब कमरे तक पहुंचा, कब आंख लगी, कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली तो लगा रात को कोई डरावना ख्वाब देखा था। नाश्ता आ चुका था। मैं सब भुलाकर नाश्ता करने लगा।